पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले की जब कोई तस्वीर या कोई वीडियो सामने आता है तो रूह कांप जाती है। औरतों और बच्चों की चीखें सोते जागते कानों में गूंजती है। हृदय कांपता है और खून उबलने लगता है। हर एक भारतीय के अंदर जैसे एक ही चाहत है, उन आतंकवादियों को अपने हाथों से मारा जाए। जो लोग, जो संस्था या जो देश इसके पीछे है, उनका जीना मुहाल कर दिया जाए। इस देश का हर एक नागरिक, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से बस एक ही बात दोहराई जा रही है और वो है बदला। बदला इस नरसंहार का। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार किसी आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से ऐसी घटनाओं की झड़ी लगी हुई है और कश्मीर हमेशा से इसका केंद्र रहा है। उड़ी हो या फिर पुलवामा या अमरनाथ यात्रियों पर हमला, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों और नागरिकों को कई बार टारगेट किया है। परंतु पहलगाम में हुआ यह हमला उन हमलों से बहुत अलग है। पहलगाम हमले की कहानी अलग है और यही कारण है कि इसको लेकर पूरे देश में विरोध, मातम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई सारे सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं या कहिए कि उन्हें उकसा भी रहे हैं। कश्मीर घाटी में ऐसा पहली बार हुआ कि टूरिस्ट पर इस स्केल पर, इस लेवल पर आतंकवादी हमला हुआ हो। और सबसे अजीब और अलग तो इस हमले की बात रही, वह लोगों को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, यानी धर्म पूछकर गोली मारी गई। हिंदू हो तो मरो। आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए, उनमें यह ट्रेंड या इस तरह का ट्रेंड कभी नहीं देखा गया। और यही कारण है कि बहुत से लोग इस हमले की असली वजह को समझ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को, खास करके जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको बस यही लग रहा है कि इस हमले में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, जिसके कारण अधिकांश हिंदू संप्रदाय के लोगों में इस्लाम को लेकर या मुसलमान को लेकर गुस्सा भी बढ़ रहा है। उनके जहन में कहीं ना कहीं आतंकवाद मतलब इस्लाम जैसी विचारधारा हावी होती जा रही है। जिस समय हमें धर्म और मजहब को भूलकर एकजुट होना चाहिए, एक होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिन्होंने अपना पति, जिन्होंने अपना पिता खोया है, जहां हमें उनके साथ होना चाहिए, हम एक दूसरे को दोषी ठहराकर अपनी एकता को और कमजोर कर रहे हैं। गुस्से और बदले की भावना से भरे कई लोग अपने दुश्मन देश पाकिस्तान की जगह इस्लाम और मुसलमान को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ही इस्लाम है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस्लाम और मुसलमान को इस देश से निकालने तक की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें, हेट स्पीच सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिल्मों की क्लिप काटकर लोगों को इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ भड़काने या बड़गलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसे देखकर मुझे हैरत, परेशानी और दुख हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्यों हम लोगों को यह छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि यह हमला, जो पहलगाम का जो हमला है, वो केवल हिंदुओं पर नहीं है, ये हमला पूरे हिंदुस्तान पर है। हिंदुओं को टारगेट करना बस उनकी डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की टैक्टिक्स पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने 200 साल भारत पर शासन किया और उसका मेन टैक्टिक्स, मेन डिप्लोमेसी यही था, हिंदू मुस्लिम को बांटो, कुछ ऐसा करो जिससे हिंदू मुस्लिम बटें। और 200 साल तक इसी आधार पर उन्होंने इस देश को लूटा, उन्होंने इस देश का शोषण किया। पर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये दुखद है। उस 200 साल के शोषण के बाद भी हम यह नहीं समझ पा रहे कि धर्म हमारी मजबूती है, हमारी कमज़ोरी नहीं, हम उसे अपनी कमज़ोरी बनाकर घूम रहे हैं।
मैं एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये हमला केवल हिंदुओं पर नहीं है, ये हमला पूरे हिंदुस्तान पर है और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ ज्ञान सूत्र अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत अहम डिस्कशन के लिए। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस घटना को लेकर एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह इसका विरोध हो रहा है, मृतकों का मातम मनाया जा रहा है, पर वहीं दूसरी ओर देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर भी सवाल उठ रहे हैं। कारण साफ है, आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारा जाना और इस्लाम के मानने वाले लोगों को छोड़ देना। आज के इस वीडियो में हम पहलगाम हमले की डीप एनालिसिस करेंगे। हम यह समझेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे कौन है, इस हमले का असली मकसद क्या है। हम उन लोगों की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने इस हमले में अपनी जान पर खेलकर पीड़ितों की मदद की और ये वो लोग हैं जो इस्लाम को ही मानते हैं। हम बात करेंगे सैयद हुसैन शाह की, जिसने आतंकियों से लोगों को बचाने में अपनी जान दे दी। हम बात करेंगे नज़ाकत अली की, जिसकी वजह से 11 टूरिस्टों की जान बच पाई। हम बात करेंगे सज्जाद अहमद भट्ट की, जिसने घायलों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हमें ज़रूरत है इन लोगों के बारे में बात करने की, ताकि इस आतंकवादी हमले के बाद जहां हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है, वहां हम आपस में लड़ न बैठें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, चाहे आप किसी भी मजहब के हों। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यह आपके मन के सभी असमंजस को ज़रूर दूर कर देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जो सवाल लोगों के मन में है, जो हमारे मन में है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले की बात कर लेते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 22 अप्रैल को ये टेरर अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है अनंतनाग, है ना, ये ज़िला श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अनंतनाग। इसी अनंतनाग में एक जगह है जिसका नाम है बैसरन वैली या बैसरन की घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। बैसरन की घाटी अनंतनाग के एक जगह है जहां पर, जिसको पहलगाम कहते हैं। पहलगाम ये वही स्थान है जहां पर अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप आपको देखने को मिलता है। ये जो रूट देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जो लोगों को अमरनाथ की ओर ले जाता है और हर साल अमरनाथ यात्रा यहाँ पर होती है। पहलगाम से ही कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं ये बैसरन घाटी है, जिसको मैंने कहा कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच का एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए या फिर कहिए कि कश्मीर की वादियों को, है ना, एंजॉय करने के लिए, है ना, वो लोग यहाँ पर आते हैं। पर ये यहाँ पर जाने का आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि कोई प्रॉपर रूट्स नहीं है। यहाँ लोग जाते हैं, है ना, घोड़ों पर बैठ करके जाते हैं या फिर पैदल ट्रैकिंग के माध्यम से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर लोग, है ना, एंजॉय करते हैं। पर उस दिन जहाँ पर यहाँ पर 40 लगभग टूरिस्ट थे जो इस जगह पर मौजूद थे, इस डेस्टिनेशन पर थे, और इनके साथ वो लोग थे जो इनको यहाँ लेकर के आए थे, यानी कि जो घुड़सवार थे, है ना, जो लोग जो टूरिस्ट गाइड थे वो लोग थे और वो लोग यहाँ पर मौजूद थे और फिर यहाँ पर आतंकवादी हमला होता है। बाकी इसकी पूरी कहानी आपको पता है कि इस हमले में, है ना, कहीं पर 26 लोगों की बात कही जा रही है और कहीं पर 28 लोगों की बात की जा रही है। मैं इस डेटा को लेकर के खैर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि कहीं पर कंफर्म 26 लोगों के नेम्स डाले गए हैं, कहीं पर 28 लोगों की भी बात की गई है। आप जो भी है, इनमें से जो भी डेटा को मान के चलिए, पर 26 से 28 लोगों की इसमें मौत होती है। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे और ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद इस घाटी में बहुत, मतलब ये सबसे बड़ा हमला है और टूरिस्ट पर खैर इस तरह का ये पहला हमला है।
पर्यटकों पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है और ये सब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट अब हम कुछ सवालों पर, जो कुछ बुनियादी सवाल है, अब उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये है कि हमले के लिए यही वक़्त क्यों? आखिर इस समय हमला क्यों हुआ? आपको पता होगा कि इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण चल रहा है और हमले के करीब 6 दिन पहले जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का टू नेशन थ्योरी पर भड़काऊ बयान आता है। इसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि इस हमले की जो तार है, कहीं न कहीं लिंक है, वो इस बयानबाज़ी, इस भड़काऊ बयान से जुड़ा हुआ है ना? सुरक्षा एजेंसियाँ इसका जाँच कर रही है, इसके कनेक्शन को स्टडी कर रही हैं और ये कनेक्शंस की जो पुख्ती है वो कहीं न कहीं वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये इस बयान के बाद जो ये जो हमला हुआ है, इन दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लिंक देखा जा रहा है। इसके अलावा जम्मू संभाग में आतंकरोधी अभियान जो है वो जारी है। अब देखिए, ये हमले का जो ये वक्त चुना गया है, ये बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये कोई एक रैंडम टेररिस्ट अटैक नहीं है कि को दो चार टेररिस्ट हैं और उन्होंने बस लोगों को टारगेट कर लिया या उनके मन में आया कि हिंदुओं को टारगेट कर लेते हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है, ये एक बहुत बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले ये जो धर्म पूछकर, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है और ज़्यादातर लोगों के मन में जो सवाल पैदा करता है वो यही है कि आखिर धर्म पूछकर क्यों मारा गया? अगर आतंकवादी हमला हुआ तो सब पर क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों पर क्यों नहीं हुआ? धर्म पूछकर हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? केवल पुरुषों को ही क्यों मारा गया? ये भी एक सवाल है। उसके जवाब हैं, उन सभी जवाबों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धर्म पूछकर मारने के पीछे की कहानी कहीं न कहीं, मैंने जो कहा भी कि वो जुड़ती है इस है ना आर्मी चीफ के बयानबाजी से। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जिनका नाम है असीम मुनीर। असीम मुनीर ने हिंदुओं और टू नेशन थ्योरी को लेकर के, जो दो देश हैं भारत पाकिस्तान, उसकी थ्योरी को लेकर के एक भड़काऊ बयान दिया। ये बयान जो है वो 16 अप्रैल को आता है। 16 अप्रैल, और आपको पता है कि ये हमला 22 अप्रैल को होता है। यानी कि 6 दिन पहले जो है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद होते हैं और पाकिस्तान की सारे मीडिया और पाकिस्तान के सारे जो अधिकारी हैं, बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर उस देश का आर्मी चीफ अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपने मुल्क के लोगों को भड़काता है हिंदुस्तान के खिलाफ। वो कहता है कि हिंदूज अलग हैं, है ना? वो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग हैं। वो कहता है टू स्टेट जो नेशन थ्योरी है वो उनके पूर्वजों ने लाया है ताकि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जा सके। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उन है ना हमले के कुछ ही दिन पहले, जैसा मैंने कहा कि 16 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जो कि असीम मुनीर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन कही। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो किस तरह से अपनी आवाम को, अपने लोगों को भड़का रहा है, कैसे वहाँ की हुकूमत जो है वो अपने लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काती है। वो कश्मीर जहाँ पर 2019 के बाद शांति है, कश्मीर जहाँ की अर्थव्यवस्था 2019 के बाद लगातार अच्छी हो रही है, कश्मीर जहाँ पर खुशहाली है, शांति है ना, उस कश्मीर को लेकर के है ना ये भाषण देते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की गर्दन है और वो कश्मीर को अकेले नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई अन्य नेता मौजूद थे जिसकी बात मैंने की। देखिए कि उस भाषण में असली क्या-क्या कहा गया, वो असल में क्या कहा गया। देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपको, वो पाकिस्तान के लोगों को कह रहे हैं, अपने आवाम को कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनानी होगी ताकि वे ये न भूलें कि हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन के हर पहलुओं में हिंदू से अलग समझा था। किस तरीके से हिंदू के खिलाफ हेट बढ़ा जा रहा है। देखिए दोषी, वो जो टेररिस्ट है वो दोषी तो हैं, वो तो दोषी हैं, उन्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, बट उनके अंदर जो ये हेट है, वो हेट कहाँ से आ रहा है वो देखिए।
ये हेट आ रहा है इन हुक्मरानों से, ये हेट आ रहा है ये हुकूमत से, उस देश को चलाने वाले लोगों से। क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग समझा था। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, और यही दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक नहीं हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, हमने भी इस देश के निर्माण के लिए बहुत त्याग किया है, और हम इसकी रक्षा करना जानते हैं। ये वो अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कश्मीर की। इनका जो सेंटर है, इनके जो स्पीच का सेंटर है वो कश्मीर है। ये सारी बातें कश्मीर को लेकर कही जा रही हैं, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों और बेटे बेटियों, कृपया पाकिस्तान की कहानी मत भूलना, और पाकिस्तान की ये कहानी अपनी अगली पीढ़ी को सुनाना मत भूलना, ताकि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता भी कमज़ोर ना पड़े। चाहे वो तीसरी पीढ़ी हो, चौथी या पांचवी, उन्हें पता हो कि पाकिस्तान उनके लिए क्या है। इस स्पीच को शायद पढ़ करके आपको यह लग रहा होगा कि यह स्पीच पाकिस्तान को एकजुट करने की है। नहीं, ये स्पीच क्लियरली जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, ये मैसेज उनके लिए है। पाकिस्तान के आवाम को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आवाम वैसी है जैसे हिंदुस्तान की आवाम है। आवाम कहीं की इस तरह से दोषी नहीं होती है, लेकिन ये हुक्मरान उन लोगों को टारगेट करते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसके इन भड़काऊ बयान के बाद ये हमला हुआ है, और ये हमला जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। क्यों? क्योंकि उस देश के हुक्मरान, उस देश का जो आर्मी चीफ है, वो ये कहता है कि हम अलग हैं, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, और वो कहीं ना कहीं उन टेररिस्ट को, उन आतंकवादी जो संगठन के लोग हैं, उनके दिमाग में ये फिट कर रहा है कि नहीं, टेररिज्म को एक नया रूप दो, एक नया फॉर्म दो, है ना। अब लोगों को एक साथ ना मारने की जगह हिंदुओं को अलग करके मारो, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़के, ताकि हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू हो, और जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान को है। अब बात करते हैं इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली। हम उन दोनों संगठनों की भी बात करेंगे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, और फिर हम बाकी चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूं। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला एक संगठन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। नाम सुन रहे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये नाम किसी आतंकवादी संगठन का नाम तो नहीं लगता। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक यूनिट हो, कोई एक ऐसी इकाई है जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो, जैसे कोई एक राजनीतिक पार्टी हो। और ये जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, यानी कि जिसको टीआरएफ हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, ये कोई और नहीं है। ये नाम जानबूझकर इन्हें दिया गया है। ये नाम लश्कर ताइबा, है ना, जैसे संगठनों का ही है। लश्कर ताइबा का अब आप नाम नहीं सुनते हैं। लश्कर ताइबा की मैं पूरी कहानी भी पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। आप लश्कर ताइबा, क्योंकि पिछले अगर आप 4-5 सालों में जो कश्मीर में हमले हुए हैं, आपने कभी लश्कर ताइबा का वहां पर नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सारे लिंक लश्कर ताइबा से होते हैं। पिछले अगर 4-5 सालों में आप देखें, जितने आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी एक ही संस्था ले रही है, और उसी का नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। और क्यों ऐसा हो रहा है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये टीआरएफ बनाने के पीछे की मंशा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आप कश्मीर को समझना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों को समझना होगा। आपको समझना होगा ये चीजें क्या हैं, फिर आप समझेंगे कश्मीर क्या है। क्योंकि सिर्फ एक कौम को इस बात का दोषी ठहरा देना, है ना, या फिर ये कह देना कि आखिर आतंकवादी मुसलमान ही तो है, ये इस बात का अंत नहीं है, इस समस्या का अंत नहीं है। इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैं इस बात पर बार बार दोहराता हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और ये जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले लश्कर ताइबा का बस एक मुखौटा है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लश्कर ताइबा की।
ये लश्कर ए ताइबा क्या है। लश्कर ए ताइबा अगर शब्द की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अच्छाई की सेना। जरा ध्यान से इन सब चीजों को समझिए। लश्कर ए ताइबा जिसको एलटीई शॉर्ट में कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अच्छाई की सेना या धर्म की सेना, या जिसको आप है ना प्योर आर्मी कह सकते हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है जिसका अर्थ आप अंदाजा लगाएं। अब देखिए इसका ये इस नाम से इस संगठन का स्थापना होती है ना। ये एक पाकिस्तानी इस्लामीवादी सलाफी जिहादी संगठन है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य एक ही है, पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करना। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये लिंक समझ में आएगा, इस टेररिज्म की कहानी समझ में आएगी। इस संगठन को 1985-86 में हाफिज सईद, जफर इकबाल शहबाज, अब्दुल्ला आजम और कई सारे इस्लामिस्ट मुजाहिदीन ने ओसामा बिन लादेन से फंडिंग के साथ सोवियत अफगान युद्ध के दौरान की थी। जब सोवियत अफगान युद्ध चल रहा था उस समय ओसामा बिन लादेन के मदद से जो है वह इस संस्था की स्थापना होती है। ओसामा बिन लादेन का नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा, आपने अलकायदा का नाम सुन रखा होगा, है ना। ये सारे आतंकी संगठन हैं और भी कई सारे हैं, बट जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर जब आतंकवाद की बात होती है तो वहाँ दो ग्रुप्स, और अभी नए ग्रुप्स के रूप में टीआरएफ का नाम आता है। टीआरएफ पिछले 5 साल से एक्टिव है, 2019 में टीआरएफ बनी और तब से ये एक्टिवली सारे हमलों की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन इसके पीछे असल में जो संगठन है वो है लश्कर ए ताइबा। आपने आतंकवादी संगठन में तालिबान का भी नाम सुना होगा, लेकिन तालिबान वो संगठन है जिसने इस हमले की है ना, इस हमले को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है, जारी किया है, और जिसने उन्होंने इस हमले की निंदा की है। वो भी एक आतंकी संगठन है, बट उनका मुद्दा अलग है। उनको हिंदुस्तान या कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने देश की समस्या को निपटाना है। लश्कर ए ताइबा का उद्देश्य ही था, इसका पहला उद्देश्य ही था कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करना। और आप एक और संस्था का नाम सुनते होंगे जिसको बोलते हैं जैसे मोहम्मद। लश्कर ए ताइबा और जैश ए मोहम्मद, ये दो ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी संलिप्तता कश्मीर के लगभग हर हमले में देखी जाती है, और खास करके लश्कर ए ताइबा की। आगे बढ़ते हैं। अगर इस आंदोलन की उत्पत्ति की बात करें, लश्कर ए ताइबा जिसका अर्थ मैंने बताया भी कि प्योर आर्मी, शुद्ध सेना, 1985-86 में बनी, पर 1993 से ये सक्रिय हुई है। सक्रिय होने के बाद पाकिस्तान, इसका जो वित्त पोषण है वो पाकिस्तान की एक इस्लामी संगठन जिसका नाम मरकज अद-दावा वल इरशाद है ना, वो करती है, जो कि है ना करती है, और उसी की सैन्य शाखा के रूप में जो है ये लश्कर ए ताइबा का गठन होता है। स्थापना है ना, ये इस संस्था की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसने तालिबान के साथ लड़ने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती की थी। 1990 के दशक के दौरान लश्कर को जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने, ये पहली बार नहीं है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि हमें ये लग रहा है क्योंकि इस बार हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, तो हमारे दिमाग में ये बस घूम रहा है कि नहीं, इस्लाम को टारगेट नहीं किया गया, हिंदुओं को ही सिर्फ टारगेट किया गया। तो ये एक कंफ्यूजन, एक असमंजस जो हमारे दिमाग में, वो आपको क्लियर होगा इन सबको पढ़ने के बाद, इन सबको समझने के बाद। लश्कर को जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने और भारतीय धरती पर मुस्लिम चरमपंथियों को प्रशिक्षित करने के वादे के बदले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसको आप जानते होंगे ये आईएसआई, ये वहां की खुफिया एजेंसी है जो इन आतंकवादियों को दिशा निर्देश देती है, इनकी फंडिंग करती है, इनको डेटा प्रोवाइड करती है। और कहीं ना कहीं इस साल अभी जो हमला हुआ है, जो पहलगाम में हमला हुआ है, उसमें भी आईएसआई की संलिप्तता की पूरी गुंजाइश है। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप को तो खैर हमेशा से इनकार किया है, लेकिन वो इस बात से कभी भी बच नहीं पाए हैं। हमेशा ऐसे हजारों सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म का गढ़ है। पाकिस्तान ने शुरू से टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। बाकी अगर लश्कर ए ताइबा के उद्देश्य की बात करें तो
तो कश्मीर घाटी में जिहादी गतिविधियां ही उनका प्राथमिक उद्देश्य है। उनका घोषित लक्ष्य है जम्मू और कश्मीर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने, है ना। लश्कर कश्मीर के मुद्दे को एक व्यापक वैश्विक संघर्ष के हिस्से के रूप में देखता है। एक बार कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाता है तो लश्कर इसे भारत को जीतने और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन को मजबूर करने के लिए संचालन के आधार के रूप में उपयोग करना चाह रहा है। लश्कर का उद्देश्य या लश्कर ताइबा का उद्देश्य केवल कश्मीर को जीतना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ कश्मीर घाटी नहीं है, बल्कि कश्मीर को अपना हेडक्वार्टर, अपना सेंटर बनाना उनका टारगेट है। एक बार कश्मीर को आज़ाद कर दो, फिर उसके द्वारा पूरे भारत पर और भारत के और जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं उन पर मुस्लिम शासन या मुस्लिम प्रभुत्व को, लेकिन ये आप अगेन इस मुस्लिम शासन को इस्लाम से न जोड़ें। ये एक सर्टेन माइंडसेट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर कुछ संगठन जो है और कुछ हुक्मरान हैं, कुछ उनकी जो हुकूमत है, ये उनकी सोच है। ये इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम और इस पाकिस्तान के अलावा इस देश में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं और वहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं या वहाँ ऐसी, है ना, ऐसी उनकी कल्पनाएं भी नहीं हैं। आप सऊदी अरब, आप यूएई, आप इंडोनेशिया और ऐसे ना जाने कितने कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ पर इस्लाम ही जो मेजर रिलीजन है ना, या वो इस्लामिक देश के रूप में खुद को घोषित किए हुए हैं, मानते हैं, बट वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो पाकिस्तान के एजेंडे को, पाकिस्तान के जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, इसको इस्लाम ही मान लेना या इस्लाम की जो है वो कल्पनाएं मान लेना गलत है। खैर, और आगे समझते हैं। लश्कर की विचारधारा मूल रूप से हमेशा से पश्चिम विरोधी रही, है ना, जिसमें मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वो ब्रिटिश को जिम्मेदार ठहराया। नतीजतन लश्कर पाकिस्तान और व्यापक दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में किसी भी तरह के पश्चिमी या ब्रिटिश प्रभाव का विरोध भी करता है, और जिन धर्मों का ये विरोध करता है उसमें हिंदू धर्म, यहूदी धर्म है ना, खास करके हिंदू और यहूदी से इन्हें हमेशा दिक्कत रही है। संगठन जिहाद को सभी मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य मानता है, जिसका केंद्रीय धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य खिलाफत की स्थापना करना है। 2002 में पाकिस्तान ने लश्कर ताइबा को प्रतिबंधित कर दिया था, बैन कर दिया था, बट ये बस एक दिखावे के लिए है। कारण था कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर बना रही थी ना, आतंकवाद से लड़ने के लिए उनको कहीं ना कहीं आतंकवाद को कहिए कि एक तरह से समर्थन करने के लिए उनको डांट पड़ रही थी, फटकार पड़ रही थी, उन पर कई तरह के बैन लग रहे थे, जिसके बाद 2002 में पाकिस्तान में जो है लश्कर ताइबा को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। इसके बाद भी जो है लश्कर ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली, है ना। इससे पहले, बैन होने से पहले 2000 में दिल्ली के लाल किले में सेना के बैरक पर हमला हुआ, 2001 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला हुआ, 2002 में भारतीय सीमा सुरक्षा बलों के खिलाफ हमला हुआ, है ना, और इन सभी में, है ना, इन सभी में उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भी कई हमले हुए, जिसके बाद चूंकि पाकिस्तानी सरकार पर जो पश्चिमी देश है या बाकी देशों का जो है, बाकी संगठनों का जब प्रेशर बढ़ने लगा, तो उसके बाद से लश्कर ताइबा ने जो आतंकवादी हमले भारत में किए, उसके बाद वो जिम्मेदारी लेने से पीछे हटने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता आ जाती थी, पाकिस्तानी संस्थाओं का नाम आ जाता था, पाकिस्तानी सरकार का नाम आ जाता था। इसके बाद 2008 का मुंबई हमला कोई नहीं भूल सकता, 2006 में मुंबई कंप्यूटर रेल पर हमला हुआ, 2001 में जो भारतीय संसद पर हमला होता है, ये वो हमले हैं जिसमें साफ साफ लश्कर ताइबा इन्वॉल्व था। इसके अलावा जैसे मोहम्मद भी इन्वॉल्व था, लेकिन इन हमलों की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली थी। कारण था कि अगर वो इसकी जिम्मेदारी लेते तो पूरी इंटरनेशनल संस्थाएं या फिर पूरा वेस्टर्न जो नेशन है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता और फिर पाकिस्तान की स्थिति और दयनीय हो जाती। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने यह रास्ता अपनाया। अब जरा हम लोग समझते हैं कि नेतृत्व और इसका वित्त, जैसा मैंने कहा भी कि इसका जो मुख्यालय है पाकिस्तान के लाहौर के पास, है ना, मुर्दके में है, और इसका नेतृत्व जो है पूर्व इस्लामी अध्ययन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, अब इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा, यही करता है। दिसंबर 2008 में नई दिल्ली ने, जब वो 2008 का हमला हुआ था, नई दिल्ली ने मांग की कि इस्लामाबाद सईद को भारत में आतंकवाद के लिए वांछित संदिग्ध के रूप में सौंप दे, जिसमें नवंबर 2008 के मुंबई हमले
हमले में भी शामिल था। 2009 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्वीकार भी किया था कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी और नवंबर में एक पाकिस्तानी अदालत ने हमलों की योजना बनाने के लिए 7 लोगों पर आरोप लगाया। पर इन्होंने हाफिज सईद पर, है ना, कोई आरोप नहीं लगाया या हाफिज सईद को कोई सजा नहीं दी और उन्होंने ये कहा कि उनके पास सईद पर आरोप लगाने के लिए सबूत नहीं है, जबकि भारतीय सरकार ने कई सारे ऐसे सबूत दिए थे जिसमें जिससे ये साफ होता था कि इसमें लश्कर ए तैयबा का इन्वॉल्वमेंट है और लश्कर ए तैयबा का शुरू से हाफिज सईद उसका फाउंडर वही है, उसका लीडर हमेशा से वही रहा, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कहानी शुरू होती है 2019 से। आपको ये समझना होगा 2019 से जो है आतंकवादी संगठनों के अप्रोच में जो बदलाव हुआ है। आपको पता है 2000, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो संस्थाएं हैं, ये जो लश्कर ए तैयबा है, इसका मेन उद्देश्य था कश्मीर की घाटी को कब्जा करना, कश्मीर पर अपना कब्जा स्थापित करना। तो लेकिन जब 2019 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो है उसको निरस्त कर दिया गया, इसके बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपनी जिहादी पहचान को छिपाने के लिए नई रणनीति अपनाई। इसका कारण भी एक है ना, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये था कि एक संस्था होती है जिसका नाम आपने शायद सुना हो, जिसको बोलते हैं FATF, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। ये संस्था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को फंडिंग करता है, उन पर हजारों तरह के बैन लगा देती है, उनको, है ना, वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और ऐसे कंट्रीज के साथ व्यापार करने पर जो है वो बैन हो जाता है और ऐसी स्थिति में इस कंट्री की हालत जो है वो बद से बदतर हो सकती है। पाकिस्तान को भी लंबे समय तक FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा था। कारण था हमेशा से पाकिस्तान पर जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने, उनको सपोर्ट करना, उनको हर तरह की सहायता प्रदान करना, है ना, पाकिस्तान में खुलेआम घूमने की आज़ादी देने जैसे आरोप लगे थे और इसके बाद FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। जैसे पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी और अब पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने और FATF के इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए, है ना, पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी संगठनों का ही सहारा लिया। जो ये जैसे मोहम्मद है, जिसकी चर्चा मैंने पहले कई बार कही, लश्कर ए तैयबा है, इन्होंने अपनी जिहादी पहचान को यहां से छिपाना शुरू किया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इन संगठनों ने क्रमशः 2 नए संगठन बनाए और यहीं से शुरू होता है TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, और जो जैसे मोहम्मद है उन्होंने बनाया पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, है ना, के रूप में खुद को रिब्रांड किया ताकि अपने आतंकी एजेंडे को स्वतंत्रता संग्राम और प्रतिरोध के रूप में पेश किया जाए। आप इन नाम को एक बार दोबारा पढ़िए, द रेजिस्टेंट फ्रंट और पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये ऐसे नाम हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बनाए गए संस्थाओं जैसा साउंड करता है। ये इस तरह के नाम इसलिए लिए गए ताकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, है ना, जब ये ऑर्गेनाइजेशन जब किसी तरह का हमला करता है या किसी तरह के हमले में इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समझे, है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को ये लगे कि ये लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग आतंकवादी नहीं है बल्कि ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह से इसका नाम किया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लश्कर को 22 अप्रैल के हमले के लिए मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि जो TRF है ना, जो कि एक प्रॉक्सी समूह है, वो इसी संगठन का, है ना, हमले की जिम्मेदारी, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि TRF केवल लश्कर की गतिविधियों को छिपाने के लिए कवर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को देखें तो राजनीतिक बदलाव 2019 में हुआ। 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदले राजनीतिक परिदृश्य के कारण इन संगठनों ने गैर इस्लामवादी नामों को अपनाकर, ये जो नाम आप देख रहे हैं, अब उन्होंने इस्लामवादी नामों को छोड़ दिया और उसके जगह अंग्रेजी नाम, है ना, जो है, जो वेस्टर्न, है ना, वर्ड्स हैं वो लेने शुरू किए ताकि वेस्टर्न एजेंसियां इसको समझ ना सके। ठीक है, पश्चिमी देशों के प्रभावशाली मानवाधिकार समूह का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, जो आमतौर पर स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय जैसे नारों से प्रभावित होते हैं। ये रीब्रांडिंग आतंकी संगठन की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचना और विदेशों में जनमत को अपने पक्ष में करना है।
हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द ही इस रणनीति को भांपा। 2020 में है ना एक भीषण मुठभेड़ में टीआरएफ का नाम सामने आया। फिर 2023 में पूंछ में 4 सैनिकों की शहादत, 2024 में गुलमर्ग में 4 लोगों की मौत, जिसको का पीएफएफ जो है उन्होंने जिम्मेदारी ली। और दोनों ही मामलों में जांच से पता चला कि ये संगठन जेईएम यानी कि जैसे मोहम्मद और एलईटी यानी कि लश्कर ए ताइबा के ही नए रूप हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन को पहचाना और इनको प्रतिबंधित भी किया। इस रणनीति का मैंने आपको बताया पूरी बात कि इसका जो मुख्य है ना जो प्रमुख कारण है, उन्हें जो 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को स्थानीय समर्थन जुटाने में कठिनाई हो रही थी। गैर इस्लामवादी नारों के जरिए ये संगठन अपने विचारधारा को कम आक्रामक दिखाने और नए कैडर को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही यह रणनीति उन्हें वैश्विक मंच पर अपने हिंसक गतिविधियों को मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में प्रचारित करने का मौका देती है। इस बात को समझिए कि ये संस्थाएं जो बनाई गई जो लश्कर ए ताइबा या जैसे मोहम्मद के द्वारा ये जो संस्थाएं बनाई गई, जैसे टीआरएफ बनी है ना, इसमें नए तरीके से, नए तौर तरीके से इसमें भर्ती की गई। इनके काम करने का तौर तरीका थोड़ा बदला गया ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वैश्विक राजनीतिक मंच है, वहां पर ये लगे कि इनके द्वारा जो किया गया काम है, इनके द्वारा लिया गया जो एक्शन है, वो मानवाधिकार उल्लंघनों के, ह्यूमन राइट्स के जो है ना वायलेशन के खिलाफ ये उनका प्रतिरोध है, उनका रेजिस्टेंस है। और इसलिए नाम भी दिया गया द रेजिस्टेंट फ्रंट, है ना। हाल के अब ये कहानी तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। फिर 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में ये सबसे बड़ा हमला, ये सब हमने बात ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो लश्कर ए ताइबा का ये रेजिस्टेंट फ्रंट है उसके बारे में कुछ और जान लीजिए। इनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान के लश्कर ए ताइबा का नया अंग है, उसके लिए ही काम करता है। और इसे फाइनेंशियल, जैसा मैंने कहा भी था कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कड़ी सख्ती के चलते एक स्वदेशी जन आंदोलन की आड़ में इसको पेश किया गया है। द रेजिस्टेंट फ्रंट की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने और सारी चीजें बताई। अब ये फ्रंट जो है, ठीक है, 2020 से टीआरएफ ने, मैंने कहा भी था आपको कि घाटी में कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेना शुरू किया। अब लश्कर ए ताइबा जैसे मोहम्मद ने खुद को छुपा लिया है और इस नए नाम से ये हमले कर रही है और इसकी जिम्मेदारी ले रही है। चाहे हमला कहीं भी होता उसका श्रेय टीआरएफ लेता रहा, जबकि उसके पीछे लश्कर, जैश या हिजबुल के आतंकवादियों का हाथ था। टीआरएफ की टारगेटेड किलिंग। अब यहां पर उस बात पर आते हैं जो अभी पहलगाम में देखने को मिला। पहलगाम में टारगेटेड किलिंग देखने को मिली। हमें साफ साफ देखने को मिला कि हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, है ना। हिंदुओं लोगों का धर्म पूछा और उनको गोली मार दी गई। अब ये टारगेटेड किलिंग जो है, ये एक नया तरीका है, एक नया टेक्टिक्स कह लीजिए। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का कहिए या फिर लश्कर ए ताइबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का एक नया तरीका है। और ये इस तरीके से वो दो चीजें सुनिश्चित करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये जो इस्लाम के लोगों को छोड़ करके इस्लाम को मानने वाले लोगों में ये भावना पैदा कर रहे हैं कि ये आतंकवादी संगठन, ये पहले तो खुद को आतंकवादी संगठन नहीं मान रहे, ठीक है, ये अपने आप को जो है एक प्रतिरोधी संस्था के रूप में दिखाते हैं, एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में दिखाते हैं। वो ये लोगों के अंदर ये जो है इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम इस्लाम के साथ हैं, हम इस्लाम के लोगों को हर्ट नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो है हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना चाह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड रूल का जो एक कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, ये उसी को या उसी के कहिए कि जो है उसी के पैरेलल ये या उसी को अडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लश्कर ए ताइबा के हिट स्क्वाड के तौर पर जो इसको देखा जाता है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं में जो इजाफा हुआ है वो टीआरएफ ही, इसमें टीआरएफ की प्रमुख भूमिका रही। और देखिए किसको टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों, गैर मुस्लिम नागरिकों, स्थानीय नेताओं, पंचायत सदस्यों, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। ये पिछले 5 साल में 2019 में ये टीआरएफ बना है, ठीक है। अब ये जो टीआरएफ है, इनमें जो लोगों की भर्ती होती है वो बिल्कुल नए तरीके से लोगों की भर्ती की जाती है।
है ना? और इसमें सोशल मीडिया के ये जो संस्था है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नए लोगों को या फिर जो नौजवान हैं, जो कश्मीर के हैं या फिर कश्मीर या पाकिस्तान के ऐसे नौजवान हैं जो जिन्हें जो यंग जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं बरगलाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है ना? उनको बरगला कर दहशत फैलाने की उन्हें ट्रेनिंग देता है। 2019 में जो 370 की धारा हटी और चूंकि देश में बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे को या फिर कहिए कि बीजेपी के कभी कई सारे स्टेटमेंट्स या एक्शंस को है ना सेंटर बना करके केंद्र बना करके जो कश्मीर के कई सारे तो नहीं कह सकते बहुत कम अब तो कश्मीर में जितनी शांति पिछले 5 सालों में देखने को मिली है वो अपने आप में जो है अनबिलीवेबल है। और अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये पूरा आतंकवादी हमला अभी जो हम लोग हमले के पीछे की जो पूरी कहानी है असली जो मकसद है उसको समझेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टीआरएफ है सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग तरीके से जो है ना नए तरीकों के साथ जो है इन लोगों को है ना संगठन के अंदर भर्ती करता है नौजवानों को बरगलाता है उन्हें है ना दहशत फैलाने की ट्रेनिंग देता है उन्हें ये उनके दिमाग में ये जो है फिट करने की ये भरने की कोशिश करता है कि भारतीय सरकार जो बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है ना। और जो ये सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं कर रहे बल्कि अभी मैंने आपको दिखाया भी कि उस देश के पाकिस्तान के हुक्मरान उनकी हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है वो अपने लोगों को किस तरीके से बरगला रही है। अब बात करते हैं जो सबसे अहम है और जो हमारे लिए बहुत विचारणीय है बहुत अहम है समझना और वो है इस हमले के पीछे हमने अभी सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि ये लश्कर ताइबा कैसे बना जैसे मोहम्मद है या फिर जो टीआरएफ है उसका आइडियोलॉजी क्या है आखिर ये टारगेटेड किलिंग क्यों हो रही है। ये टारगेटेड किलिंग है ना ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि ये उन आतंकवादी संगठन को और इस्लाम के नाम पर पनपी घटिया सोच को रिप्रेजेंट करती है जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत की खून में दौड़ती है। ये वो घटिया सोच है ना कि ये सोच इस्लाम की या मुसलमान की है। मुसलमान हिंदुस्तान में भी हैं वहां से ज्यादा मुसलमान है और यहां से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में हैं। उनके अंदर ये नहीं है ये सोच पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ है ना जो हुक्मरान हैं जो उनकी हुकूमत है जो उनका शासन चलाते हैं उन लोगों के अंदर है। तो हमले के पीछे की असली मकसद को डिस्कस समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो मसला है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हिंदुओं को टारगेट कर भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ाना। ये सबसे बड़ा अहम चीज़ है। मैंने पीछे भी आपको कई बार बताया कि ये देखिए दिक्कत क्या है ना कि हिंदुस्तान में एक समस्या जो रही है धर्म हमारी वीकनेस बन गई है हमारी कमजोरी बन गई है। जैसे हमारी मजबूती होनी चाहिए थी वो हमारी कमजोरी बन गई है और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और पाकिस्तानी हुकूमत भी उसी का फायदा उठा रही है। उनके लिए आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना कि ये उनके लिए कितना आसान है कि बस कुछ हिंदुओं को टारगेट करके मार दो और पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो जाएगा और वो हो भी रहा है। आप कई सारे पोस्ट जाकर के देखिए सोशल मीडिया पर ये हिंदुस्तान के लोग भी फैला रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग कई सारे ऐसे पोस्ट देख रहे हैं जिसमें साफ साफ हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एकजुट रहना है। स्थितियां अभी और बद से बदतर हो सकती हैं। हो सकता है कि आप भारत पाकिस्तान युद्ध भी देखें। इन तरह की चीज़ों इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो हिंदुओं को टारगेट कर भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा देना इसका सबसे अहम मकसद रहा। टूरिस्टों को टारगेट कर कश्मीर आखिर टूरिस्टों को एक सवाल ये भी बार बार उठता है कि इससे पहले टूरिस्टों को कभी इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया तो आखिर टूरिस्टों को टारगेट क्यों किया गया है। तो टूरिस्टों को टारगेट कर कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करना और कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना इसका सबसे अहम उद्देश्य है। देखिए ये चीज आपको समझना होगा 2019 में जब धारा 370 हटी तो पूरे जो वैश्विक स्तर पर कई सारे सवाल खड़े हुए भारतीय सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए गए है ना जम्मू कश्मीर को लेकर के। लेकिन जब 2019 के बाद की जो स्थितियां हमने देखी कोविड आया उसके बाद भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक शांति देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जो है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, है ना? जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली देखने को मिली और इन सब को ये सब कहीं न कहीं जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, उनको हज़म नहीं हो रहा। कारण देखिए क्यों हज़म नहीं हो रहा? क्योंकि उनको हमेशा से कश्मीर को मुद्दा बनाना है, भारत से लड़ने के लिए या भारत से, है ना, कॉम्पीट करने के लिए उनके पास और कुछ है नहीं है, बस एक मुद्दा है कश्मीर। और वही इसी मुद्दे को वो बार-बार जाकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने उठाते हैं। पर 2019 के बाद जो कश्मीर में देखा गया, जो शांति हुई, जिस तरह से इलेक्शंस हुए, वहाँ अमर अब्दुल्ला की जो है वो सरकार फिर से बनी, ठीक है? और जिस तरह की वहाँ शांति है, ये पाकिस्तान को कहीं न कहीं से हज़म नहीं हो रहा। कारण है कि ऐसी स्थिति में वो क्या बोलेंगे? वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास क्या बोलेंगे जब जब कश्मीर में शांति है, जब कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं, जब कश्मीर के लोग अब खुद को ऑब्वियसली ये अगर आप पहले देखें तो कहीं न कहीं कश्मीरियों को जिस तरह से बरगलाया गया था, है ना? जिस तरह से कश्मीर में पहले, है ना, आर्मी पर स्टोन पेल्टिंग्स होती थी या और भी कई ऐसी घटनाएँ थी, जहाँ से ये लगता था कि कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन 2019 के बाद ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। हमें साफ-साफ दिखता है कश्मीरी साफ-साफ खुद को भारतीय के रूप में आइडेंटिफ़ाई करते हैं, पाकिस्तान का विरोध करते हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान को हज़म नहीं हो रही है और यही है कि उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया। टूरिस्ट को टारगेट करने से क्या होगा? कश्मीर घाटी में अशांति पैदा होगी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है, वो छिन्न-भिन्न हो जाएगी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था खराब होगी, कश्मीर के लोग बेरोज़गार होंगे, कश्मीर में भुखमरी होगी और फिर आएगा पाकिस्तान जो इन्हें फंडिंग करेगा, हेल्प करेगा, यहाँ के लोगों को फिर बरगलाएगा और फिर से आतंकवाद को कश्मीर में पैदा करेगा। इसके अलावा अमेरिकन उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और इस समय ये हमला करके कश्मीर के मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बनाना, क्योंकि ऐसा मैंने अभी कहा कि कश्मीर में जो शांति है, कश्मीर में जिस तरह की जो जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब एग्जाम्पल के रूप में यूज कर रही थी। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर लाया गया, कश्मीर में अशांति क्रिएट कर दी गई है और ये सब जो है ये असली मकसद है। हिंदुओं की किलिंग एकमात्र उद्देश्य नहीं है ना? ऐसा नहीं है। उनका उनका ये टारगेट नहीं है। ये एक बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हमले के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकजुटता की मिसाल। अब इस पहलू को आप ज़रूर समझें, है ना? ये बहुत अहम है हमारे लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। जिस तरह की, है ना, जिस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट या जिस तरह के न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो जो है वो समझ से बाहर की चीज़ है, वो स्वीकार्य नहीं है ना? घटना के विरोध में सड़क पे पूरा कश्मीर देखने को मिला। हमले के बाद पूरे कश्मीर में गुस्सा और शोक का माहौल है। 35 साल में, ये बात ध्यान से सुनिए, 35 साल में पहली बार कश्मीर पूरी तरह बंद रहा। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे और टायर जलाए गए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हमला कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हमले की निंदा की। पीडीपी और हुर्रियत का विरोध, ये पहली बार, ये समझिएगा, ये पहली बार है कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हो या हुर्रियत चीफ, है ना, मीर वाइज उमर फारूक ने इस आतंकी हमले के खिलाफ बुधवार को कश्मीर बंद कर अलगान किया। यह पहला मौका है जब इन लोगों ने किसी आतंकी हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया। ये बहुत अहम है। ये वही कश्मीर है जहां पर कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट देखने को मिलता था, जहां पर आतंकवादी हमले होने के बाद भी जो है किसी भी तरह का विरोध नहीं, पाकिस्तान का कोई विरोध नहीं होता था। आज वो कश्मीर एक साथ अपने आप को एक आइडेंटिटी, और वो है हिंदुस्तान, है ना, एक हिंदुस्तान की आइडेंटिटी में एक इंडियन होने की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, है ना, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस बड़बड़ता पर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, है ना। और ये पहली बार देखने को मिला और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप भले ही इसे इग्नोर कर दें या आप इसे कुछ भी कह दें, है ना, आप इसे नाटक कह दें या और आप कोई भी इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कश्मीर के अंदर।
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज को बेहतर समझती हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को फोन करके इस आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, हमले हमले की निंदा भी की, और हमेशा से अमेरिका जो आतंक के खिलाफ रहा, इस लड़ाई में भारत के साथ है और उसे हर संभव सहायता देगा, ऐसी बातें भी कही गई। खैर, और चीजों को समझते हैं। आप ये तस्वीरें, हजारों लाखों तस्वीरें मेरे पास, मुझे जो सामने एक दो तस्वीरें मिली, मैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कश्मीर की है, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहाँ देश के हर एक भाग में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हर जगह आंदोलन हो रहा है ना। अब ये चीज जानिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात है ना, अभी मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उससे पहले मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, कश्मीर में ये जो हमला हुआ और चूंकि हिंदुओं को टारगेट किया, अब इसके बाद क्या हुआ है कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोने में पढ़ रहे हैं, है ना, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है ना। और उनको कहीं ना कहीं उनको गालियां दी जा रही हैं, उनको अब्यूज किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये कह करके कि इनमें उनका हाथ है, वो लोग कश्मीरी है ना, वो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जबकि कश्मीर में ऐसी स्थितियां अब नहीं है, पहले रही हैं, नो डाउट पहले ऐसी स्थितियां रही हैं कश्मीर के अंदर, बट ये स्थितियां अब नहीं है, ये समझना होगा। और अब बात करते हैं उन लोगों को, है ना, जो हीरो की तरह, है ना, सामने बढ़ करके आए, है ना। ये वो लोग हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम नहीं है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस्लाम आतंकवाद नहीं है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि धर्म, है ना, इंसानियत से बड़ा नहीं है ना, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिंदुस्तान एक है। एक नाम जो आया है वो है सैयद हुसैन आदिल शाह का, है ना, या सैयद आदिल हुसैन का नाम। कौन थे? आप ये तस्वीर देख सकते हैं। सैयद, जो 26 या 28 लोग मारे गए हैं, उनमें से एक जो मारा गया वो कश्मीरी भी था, और वो कश्मीरी था सैयद आदिल हुसैन। सैयद आदिल हुसैन का एक साथी है बिलाल, जिन्होंने बताया कि अगर सैयद हुसैन चाहता तो अपनी जान बचा सकता। हम सब जानते हैं कि जो आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम को अलग किया, पूछा कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं, जो लोग मुस्लिम हैं, है ना, वो, है ना, उनको छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया और हिंदुओं को मारा गया। पर आखिर ये भी सवाल उठता है, फिर सैयद हुसैन को क्यों मारा? सैयद हुसैन को इसलिए मारा क्योंकि इसने इस्लाम की जगह इंसानियत को चुना। इसने अपनी जान बचाने की जगह उन लोगों की जानों के बारे में सोचा जो वहां घूमने आए थे, जिन्हें जिन्हें लेकर जो सैयद है ना, जो आदिल हुसैन है, वो उन लोगों को वहां लेकर के गया था, उनकी रक्षा करना, उन बच्चों की रक्षा करना, औरतों या उन पुरुषों की रक्षा करने को, है ना, अपना धर्म समझा। उन्होंने, है ना, आतंकवादियों से भागने की बजाय, वहां से भागने की बजाय, अपनी जान बचाने की बजाय जो है उनसे मुकाबला करना जो है वो स्वीकार किया। सैयद हुसैन ने आतंकियों से राइफल छीनने की कोशिश की, है ना, और यही उन्होंने पहले तो जब आतंकियों ने इस तरह से जब लोगों को मारना शुरू किया, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, वैसा ना करें, ये मासूम है, ये कश्मीरी मेहमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उन्हें धक्का दिया, और जब इन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो एक आतंकवादी से भिड़े और उसकी राइफल छीनने की कोशिश की, और इसी क्रम में आतंकी की राइफल से निकली गोलियां उसके शरीर को भेद गई और वह जमीन में जख्मी होकर गिर पड़ा। बाद में जब इनको अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां इनका डेथ हो गया। अगर सैयद आदिल हुसैन की बात करें तो ये पोनी राइडर, हॉर्स राइडर थे, है ना, इन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है, और कारण आपको समझ में आ रहा है। ये वो लोग हैं जो असली मुसलमान हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कि वो पाकिस्तानी, ना कि वो आतंकवादी, और ना ही वो जो उस देश की हुकूमत है जो अपने आप को, है ना, इस्लाम का कहीं ना कहीं गॉड फादर समझते हैं, जो इस्लाम का, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ये वो लोग नहीं हैं। इसके अलावा ये तस्वीर भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, न्यूज़ चैनल पे देखी होगी। ये व्यक्ति कौन है? ये इस व्यक्ति का नाम है सजाद अहमद भट्ट।
आप देख सकते हैं कि सजाद अहमद भट्ट ने, है ना, एक बच्चे को लेकर कंधे पे लेकर के, है ना, वो पीठ पर लेकर के नीचे उतर रहा है, वो घाटियों से, है ना, घाटियों से निकाल कर उसको पहलगाम लेकर के जा रहा है, अस्पताल लेकर के जा रहा है। ये जो जैकेट भी देख रहे हैं, ये वो जैकेट है जिसको उन्होंने उस बच्चे को पहनाई हुई थी। ये बच्चा खून से लथपथ था, है ना। और उसकी पूरी इंटरव्यू अगर आपने देख ली होगी और नहीं देखी तो ये भी सुन लीजिए। इस कश्मीरी युवक का नाम सज्जाद अहमद भट्ट है, जो पहलगाम में शॉल बेचता है। सज्जाद ने 22 अप्रैल की इस घटना को बयां किया। उन्होंने कहा कि धर्म से पहले मानवता आती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वॉन ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस हमले के बारे में ग्रुप सदस्यों को आगाह किया, जिसके बाद सज्जाद घटनास्थल पर पहुंचे। सज्जाद ने कहा कि हम वहां दोपहर 3 बजे पहुंचे, हमने घायलों को पानी दिया, उन लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना शुरू किया जो गोली लगने की वजह से चल नहीं सके। हमने कई को अस्पताल पहुंचाया। जब मैंने पर्यटक को रोते हुए देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन पर्यटकों के आने से हमारी रोजी रोटी चलती है, इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। भट्ट ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका वीडियो बनाया गया या प्रसारित किया गया, ऐसे वहां कई लोग थे जो ऐसा कर रहे थे, जो बच्चों को वहां से बचा करके निकाल रहे थे, जो घायलों को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। पहलगाम में कोई उचित अस्पताल नहीं है और किसी भी घायल को 40 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें डर नहीं लगा, अगर मैंने ये इंटरव्यू की पूरी क्लिप भी वैसे देखी थी। उसने कहा कि अगर हम डरे हुए होते तो हम मदद नहीं कर पाते। हम थोड़े डरे हुए जरूर थे, लेकिन यह मानवता का मामला था। इंसान पहले होता है, धर्म बाद में आता है। उन्होंने उस दिन वहां मानवता की हत्या कर दी। ये उन लोगों के बारे में, उन आतंकवादियों के बारे में ये कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इस बात को बार बार अपने जहन में दोहराइए, इंसान पहले होता है और धर्म बाद में। इसके अलावा एक ये जो है, ये ट्वीट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बाद में इसकी पुष्टि भी की गई। ये ट्वीट अरविंद एस अग्रवाल ने किया, जो कि बीजेपी के ही एक नेता हैं, और इन्होंने देखिए क्या कहा है कि आपने अपनी जान दाव में लगा करके हमारी जान बचाई, हम नज़ाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये नज़ाकत, इस तस्वीर में जो देख रहे हैं, ये है नज़ाकत। नज़ाकत अली, है ना, जो कि हर साल गर्मियों में कश्मीरी शॉल और कपड़े बेचने के लिए, ठीक है, और के लिए चिरमरी परिवार के साथ आते हैं। उनका पूर्व पार्षद शिवांश जैन से घनिष्ठ संबंध था। ये छत्तीसगढ़ में आते थे, है ना। चिरमिरी के 11 लोग जब पहलगाम पहुंचे तो नजाकत अली से उन्होंने घूमने की जिम्मेदारी ली थी। नजाकत अली एक टूरिस्ट गाइड की तरह उनको पूरा जो कश्मीर घाटी है वो घुमा रहे थे। पहलगाम भी उस दिन लेकर के गए थे। नजाकत अली ने अपनी बहादुरी से छत्तीसगढ़ के लोगों की जान बचाई। अब यह बातें चिरमिरे के लोगों के जुबान पर है। जिन लोगों की जान नजाकत अली ने बचाई उनमें छत्तीसगढ़ के 4 परिवार के लोग थे। इसमें बच्चे, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अरविंद अग्रवाल, कुलदीप स्थापक, है ना, बीजेपी पार्षद पूर्वा स्थापक, पूर्व पार्षद शिवांग जैन और हैप्पी बाधवान का परिवार भी शामिल है। ये वो लोग हैं, है ना, ये बीजेपी के लोग हैं, है ना, या फिर ये हिंदू हैं जिसको नजाकत अली ने बचाया, जिसको एक कश्मीरी ने बचाया। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं, और ये जो आतंकवादी हमला किया है, वो इस्लाम नहीं है, वो ट्रू इस्लाम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक हिंदू होकर ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बचपन, मेरी बचपन की परवरिश, है ना, ऐसे लोगों के बीच में ही है। मैंने ऐसे लोगों के साथ पढ़ाई करी है, मैं ऐसे लोगों के समाज में रहा हूँ और रह भी रहा हूँ, और मुझे वो इस्लाम कभी देखने को मिला नहीं मिलता जो कश्मीर में आतंकवादियों ने किया। मुझे हमेशा से इस्लाम में नज़ाकत अली दिखे हैं, मुझे इस्लाम में सैयद अहमद भट्ट दिखे हैं, मुझे इस्लाम में सैयद आदिल हुसैन दिखे हैं। आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जितने भी भारतीय हैं उससे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़, पाकिस्तान इज़ नॉट इस्लाम। पाकिस्तान को इस्लाम मत समझिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर एक घटिया सोच मात्र है। पाकिस्तान इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना वो आतंकवादी संगठन इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने ऐसी, है ना, घटिया हरकत की है।
केवल हिंदुओं को धर्म पूछकर मारना पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का हिस्सा है और कुछ नहीं। पाकिस्तानी आतंकवादियों की बर्बरता का दोष अपने देश के मुसलमानों और पूरी इस्लाम कौम पर प्लीज़ मत डालें, प्लीज़। और इस वक्त देश को अपने लोगों की ज़रूरत है हमें एक साथ रहने की। स्थितियां और बहुत कुछ हो सकती हैं। हो सकता है कि हम एक युद्ध की तरफ खड़े हों। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध आपको चौथी बार देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरत है कि हम एकजुट रहें, हम एक साथ रहें। हम एक साथ पाकिस्तान और अपने लोगों से नहीं लड़ सकते। हम गृह युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे वो किसी मजहब का हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तानी है। इस बात को आप बदल नहीं सकते। जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मुस्लिम को यहाँ से निकाल दें, कहाँ निकालेंगे आप? उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी आइडेंटिटी हिंदुस्तान है। उनकी आइडेंटिटी हिंदुस्तान है। उनकी आइडेंटिटी इस्लाम नहीं है। आप उन्हें कहाँ निकालेंगे? वो दूसरे कंट्री जाएंगे तो वो हिंदुस्तानी ही बन करके जाएंगे। तो इस तरह की बातें ना कहें, इस तरह के एजेंडे को ना फैलाएं, है ना? इस तरह की सांप्रदायिकता को प्लीज़ देश में ना फैलाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार की मदद करें, एकजुट रहें, एक धर्म के रूप में रहें। और हमारा धर्म हिंदुस्तान है, हमारा धर्म इंसानियत है। धन्यवाद।